Good evening, dear learners. This is your educator Ashi Poddar for your English Literature UGC NET classes. In our series of literary criticism, today is our fourth class in which we are going to study about our next writer, that is Ben Jonson. Previously, we have already covered till Philip Sidney. हमने Stephen Gosson, Philip Sidney, प्लेटो, एरिस्टोटल, क्विंटेलियन, लॉन्जाइनस, होरेस जैसे कई सारे राइटर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू बेन जॉनसन. Ben Jonson is better known as a dramatist and a poet than as a critic. इसीलिए बेन जॉनसन के बहुत सारे क्रिटिकल वर्क्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कुछ ही क्रिटिकल वर्क्स है इनके, लेकिन बेसिकली ये पोएम्स ज्यादा अच्छा लिखते थे. बेन जॉनसन ने ह्यूमर्स पे भी काम किया है. वी नो हिम फॉर हिज थियोरी ऑन ह्यूमर्स. इनका दो प्ले है, बहुत फेमस है. दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. बेन जॉनसन ने बहुत सारे पोएम्स भी लिखे हैं, प्लेस भी लिखे हैं, लाइक द पोएट टेस्टर्स, जिसके प्रिफेस में उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन विद ड्रूमॉन्ड में बताया है कि क्या है पोइट्री. इनका दूसरा वर्क है जो टिम्बर, जिसका सबटाइटल है डिस्कवरीज. ये आपसे बहुत बार पूछा गया है. इट इज अबाउट मेन एंड मैटर. सो ये अपने वर्क्स जो है ये नॉर्मल वर्क्स लिखते थे अपने. सो लाइक द क्लासिकल क्रिटिक्स ही वांटेड राइटर्स टू राइट वेल. ये क्लासिस्ट थे. ये क्लासिसिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था कि क्लासिकल ट्रेडिशन होना चाहिए. On of his critical utterances, his most important work is Discoveries or the Timber, which was published in 1641. It was published 4 years after his death, and it is a collection of notes which Johnson made from time to time. ये उन्हीं के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में ही लिखा है. Ben Jonson का मानना था that poetry both delights and instructs, and he considers the judgment of poet to be the function of poets and not a critic. इस पर्टिकुलर लाइन में इनकी पूरी आइडियोलॉजी डिपेंड करती है, बेस्ड है. ये कहते हैं कि पोएट्री का काम डिलाइट करना भी है और इंस्ट्रक्ट भी करना है, लेकिन जजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ पोएट का है. जजमेंट का काम किसी पोएट्री वर्क को लेके सिर्फ और सिर्फ पोएट का है, ना कि क्रिटिक का. क्योंकि एक क्रिटिक को पोएट के बारे में, पोएट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है. दैट इज वाई टू जज अ पोइटिकल वर्क शुड बी द वर्क ऑफ अ पोएट एंड नॉट दैट ऑफ अ क्रिटिक. वो क्रिटिकल वर्क्स को जज करे. जॉनसन सेज टू अचीव एक्सेलेंस अ राइटर मस्ट रीड द वर्क्स ऑफ बेस्ट राइटर. ये बोलते हैं कि एक बेटर राइटर कौन होता है, बेस्ट राइटर कौन होता है. उसके लिए ये कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है, देन यू मस्ट रीड द वर्क्स ऑफ बेस्ट राइटर. बेस्ट राइटर के आप सारे माइनर और मेजर दोनों तरह के वर्क्स को पढ़ोगे. बेन जॉनसन टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर इन पोइट्री. तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ कोहेरेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लेज में भी. इसीलिए मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नियो क्लासिकल एज. नियो क्लासिकल एज में भी हमें कुछ राइटर्स मिलते हैं जो क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन से पर्टिकुलरली आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. जॉन ड्राइडन एक ऐसे राइटर है जिनका पोइट्री ले लो, प्ले ले लो, सटायरिकल वर्क्स ले लो, क्रिटिसिज्म के वर्क्स ले लो, ही इज फेमस फॉर एवरी टाइप ऑफ हिज वर्क. That is why he is very important. He is also known as the father of English criticism. डॉक्टर किसने इनको ये टाइटल दिया है? That was Dr. Samuel Johnson. He says that John Dryden is the father of English criticism. John Dryden wrote a work, an essay on dramatic poesy in 1668. इसके बारे में, इस वर्क के बारे में gather as much information as you can from everywhere. It is like कि हर एक साइकिल के बाद रिपीटिशन में इससे क्वेश्चंस बनते हैं. ये जो वर्क है, इट इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन अमंग द फोर क्रिटिक्स. ये चार लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है कि कौन सा टाइप का प्ले, कौन सा टाइप का पोइट्री बेटर है. उसके ऊपर ये पूरा है. एन essay on dramatic poesy. This manner of critical writing he learned from the French, notably Montaigne and Corneille. ये जो राइटिंग स्टाइल है इनका, इस जिस तरह से इन्होंने इसको लिखा है, ये
किन से इन्फ्लुएंस होते हैं? फ्रेंच राइटर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। सैमुअल जॉनसन इस वर्क के लिए बोलते हैं दैट मॉडर्न इंग्लिश प्रोज बिगिंस हियर। इसी वर्क से आपको मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। इट इज अ वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। जिस कैटेगरी में, जिस जॉनर में ये वर्क लिखा गया है, उसको लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। इट इज बेसिकली अ डिबेट विच इज बेटर। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्थर का भी जजमेंट है। So it is written as a series of debates on drama by four speakers. सब ड्रामा के ऊपर किस तरह का ड्रामा बेस्ट है उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, एंड वी हैव फोर स्पीकर्स इन इट। आपको फोर स्पीकर्स के नाम याद रहने चाहिए एंड व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। दिस दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वर्क। द फर्स्ट स्पीकर इज यूजीनियस, जो कि डी एविनेंट है। Crites are Howard, Lesidians is Roger Boyle, and Neander is Dryden himself. That is why Neander के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे Dryden का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है regarding the drama. Eugenius was well born, thus he supports moderns. Modern drama ये support करते हैं. Crites जो है हमारे, वो एंशियंट ड्रामास को अपलॉड करते हैं, और थ्री यूनिटीज जो है हमारे, यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन, उसको सपोर्ट करते हैं। एंड क्राइट्स जो है वो बेन जॉनसन जैसे राइटर्स को सपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट स्पीकर लेसिडियंस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को प्रेज करते हैं और बोलते हैं फ्रेंच ड्रामा इज सुपीरियर। नियंडर प्रेफर्स शेक्सपियर एज द बेस्ट। ही सेज दैट शेक्सपियर सबसे बेस्ट है एंड रिफ्यूजेस टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ क्लासिकल मास्टर्स। ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मास्टर्स के रूल्स को हमें नहीं फॉलो करना है। अपार्ट दैट मॉडर्न ड्रामा भी हमारे लिए उतना ही नेसेसरी होता है। He observed Ben Jonson play Epicon or Silent Woman and says it follows three unities and it has the continuity of theme. अब ये लोग ड्रामा का कंपैरिजन के लिए कुछ राइटर्स के वर्क्स भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये लोग वर्क कंपेयर करेंगे दैट इज बेन जॉनसन्स प्ले एपिकॉन और द साइलेंट वुमेन। बोलते हैं कि ये प्ले जो है ये थ्री यूनिटीज को फॉलो करता है, इसमें कंटिन्यूटी है, सीन्स सारे अच्छे से है, इट इज फॉल्टलेसली कॉन्ट्रैक्टेड। इसमें आपको फॉल्ट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगा। कंपेयर टू मॉडर्न लिटरेचर विद ग्रीक एंड लैटिन, ही कंपेयर राइटर टू राइटर। जब मॉडर्न लिटरेचर को कंपेयर कर रहे हैं तो राइटर टू राइटर ये कंपेयर करते हैं। सो ड्राइडन इज द फाउंडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। He compared Ben Jonson to Virgil and says he is more correct poet. शेक्सपियर को होमर से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे ही इज अ ग्रेटर पोएट। ये बोलेंगे आई एडमायर जॉनसन, यहाँ पे बेन जॉनसन की बात हो रही है, बट आई लव शेक्सपियर। ड्राइडन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू नियंडर का। ही इज अ पायर इन कंपैरेटिव हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये ड्राइडन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। नियंडर जो है ही फेवर्स द मॉडर्न बट डजंट डिस्पैरेजेस द एंशिएंट। वो मॉडर्न ड्रामा को ज्यादा फेवर करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कि एंशिएंट ड्रामा को कंप्लीट खराब बता रहे, डिस्पैरेज नहीं करते, उसको बोलते कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी। सो ये वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट राइटर दैट वी हैव इज अलेक्जेंडर पोप। नाउ अलेक्जेंडर पोप अपने सबसे फेमस पोएम द रेप ऑफ द लॉक के लिए जाने जाते हैं, बट इनका कुछ क्रिटिकल वर्क्स भी है दैट एग्जिस्ट विद अस। He wrote essay on criticism. This you need to read. Essay on criticism. बहुत इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। It is known as the Neo Classical Manifesto. इसमें ये क्रिटिसिज्म को डिफाइन करते हैं एज ट्रू टेस्ट, गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बोलते हैं क्रिटिसिज्म इज समथिंग दैट इज गिफ्टेड बाय नेचर। आप नेचुरल क्रिटिक बनते हो। यहाँ पे ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग की भी बात करते हैं, फ्रॉम गॉड टू एंजल्स टू मैन टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मार्क दिस पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग। आज ही घर जाके आप इसको तुरंत सर्च करके इसके बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा। कुछ फेमस लाइंस हैं इनके जो कि इसी पर्टिकुलर वर्क से बिलोंग करते हैं, आपको याद रहना चाहिए। Whoever thinks a faultless play, excuse me, I'm sorry. Whoever thinks a faultless place to see thinks what never was, nor is, nor ever shall be. Fools rush in where angels fear to tread. ये बहुत फेमस लाइन है। Little learning is a dangerous thing to err
इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये सारे ही काफी फेमस लाइंस हैं इनके। ये वर्क इनका एक ही वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल वर्क में, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इनके कुछ और क्रिटिकल वर्क्स है जिसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। प्रीफेस टू द ट्रांसलेशंस ऑफ द इलियड, प्रीफेस टू द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, एसे ऑन क्रिटिसिज्म विच वाज मॉडल्ड ऑन होरेस आर्स पोइटिका। अभी हम लोग जो देख रहे थे ऊपर टेक्स्ट, वो आर्स पोइटिका के मॉडल में लिखा गया है, यानी कि 3 पार्ट में लिखा गया है। The first part is general observation on art of criticism. The second one is causes of wrong criticism. And third one is the rules for the critique. So to Pope, basically the function of criticism is no more than the art of judging a right. ये बोलते हैं critic is born to judge as a poet is born to write. इसीलिए critic का काम है judgment pass करना. And to be able to discharge this duty, he has to be naturally gifted, properly trained, and well versed in the rules of the ancient. इसीलिए उसको एंशियंट ट्रेडिशन पता होना चाहिए जिसके बेसिस में वो क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करेगा. इट इज इन द एप्लीकेशन ऑफ दीज लास्ट टू द वर्क ऑफ एन ऑथर दैट हिज स्किल लाइज. वो किस तरह से ट्रेडिशनल चीजों को मॉडर्न चीजों में अप्लाई करके एक्सप्लेन कर पाता है, उसमें उसका स्किल लाई करता है. ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है. सो हिज मेनली चीफ कंसर्न, ये जो अपने ऐसे में अपना ये चीफ कंसर्न दिखाते, इट इज नॉट सो मच अबाउट द पोएट एज द क्रिटिक, नॉट सो मच अबाउट द आर्ट ऑफ पोइट्री एज द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट what a work should be about. ये जो वर्क है जैसे अभी हमने देखा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 3 पार्ट्स में बात क्या होती. The first part makes the general observation on the art of criticism, जिसमें ये particularly depend करते हैं on the natural endowment, training in the craft, and study of the rules and great works of antiquity. Second part में ये बोलते हैं to enumerate the causes of wrong criticism, moral, psychological, and literary, of which the last named from the backbone of the whole discussion. ये बोलते हैं कि wrong criticism कब provide होता है, उसके बारे में ये बात करेंगे. और थर्ड विच इज द लास्ट पार्ट, उसमें ये कुछ रूल्स ले डाउन करते हैं फॉर द क्रिटिक, mentioning that purpose the best ones for their class from Aristotle to those whom Pope considered great in his own country. जिसमें ये बताते हैं कि आपको एरिस्टोटल से लेके अभी तक सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए टू प्रोवाइड अ क्रिटिसिज्म. तो ये कुछ क्रिटिक्स के लिए रूल बताते कि आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए टू प्रोवाइड अ क्रिटिसिज्म. पोप क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे. ही डिफाइंस क्रिटिसिज्म एज ट्रू टेस्ट, इसीलिए वो क्रिटिसिज्म को ट्रू टेस्ट की तरह बताते हैं, विच इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर. आई होप ये पॉइंट्स सारे यहाँ पे आपके क्लियर है. देन द नेक्स्ट राइटर दैट वी हैव इज सैमुअल जॉनसन. सैमुअल जॉनसन ने बहुत सारे अपने क्रिटिकल वर्क्स नहीं लिखे हैं. इन्होंने ज्यादातर मैगजीन्स लिखे हैं लाइक द रैमलर, रसेलास, ये सारे वर्क्स हैं इनके. लाइफ्स ऑफ द पोएट, प्रीफेस टू द प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये सारे वर्क्स इनके ज्यादा फेमस है. बेसिकली ही इज फेमस फॉर हिज 2 important works, that is Dictionary of the English Language, जो 1755 में आता है, and he took 9 years to compile it. The second important work is Life of the English Poet, 1783 का इनका ये वर्क है, जिसमें ये 52 बायोग्राफीज देते हैं ऑर्थर की अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ डेथ, जिसमें फर्स्ट वन इज ऑफ अब्राहम काउले. In this biography, he also coins the term the metaphysical poets. ग्रुप करते हैं सारे पोएट्स को. नेक्स्ट इसका इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है दैट इज वॉल्यूम्स, एडिशन ऑफ शेक्सपियर 1765, जिसमें ये मैकबेथ प्ले को ऑब्जर्व करते हैं उनका और उसपे क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं. ये कहते हैं दैट शेक्सपियर सैक्रिफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस and no attention on unities of time and place. Only he gives attention on the action. Plots are loosely constructed. Diction is pompous and Shakespeare follows only unity of action. These are some criticism that he provides on Shakespeare. ये आपको पता होना चाहिए. इनफैक्ट ये वाला वर्क इनका आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट
दैट यू नीड टू नो अबाउट इज कि ये रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ये यूनिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रैजिक कॉमेडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इनके। इनका एक ये वाला जो वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये आपको पढ़ना है। यू नीड टू रीड दिस एसे ऑफ हिज। इसमें काफी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द रोमांटिक एरा क्रिटिसिज्म, you need to remember the name of Immanuel Kant. He was a German critic. और इनका सबसे फेमस वर्क था क्रिटिक ऑफ जजमेंट which he wrote in 1990 and it is based on the concept of purposiveness. और इनका नेक्स्ट वर्क है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1988 का। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। खाली इनके वर्क्स का नाम याद रखना इज सफिशिएंट। बेसिकली रोमांटिक एज में अब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होके रोमांटिक एज में मूव करते हैं, और रोमांटिक एज हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जिस जो हमें रोमांटिक एज का हमें एज अ मैनिफेस्टो भी पता है लिरिकल बैलेट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं यहाँ पे। सो इनका विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है लिरिकल बैलेट 1798 का। इसके बहुत सारे एडिशंस आते हैं, सारे एडिशन का आपको पब्लिकेशन डेट पता होना चाहिए। इनका जो सेकेंड एडिशन है उसमें प्रीफेस ऐड किया जाता है जिसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं। वर्ड्सवर्थ फाइंड्स नो डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। ये बोलते हैं कि पोइट्री और प्रोज एक ही जैसा है, खाली इनका डिफरेंस है मीटर में। इवन द लैंग्वेज इज सेम। बाद में इनको क्रिटिसाइज करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ डिफाइन करते हैं पोइट्री को एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये बोलते हैं कि पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, अचानक से आता है, अकेले बैठे रहते हैं तब आता है, एक फ्लो की तरह आता है। ये पोइट्री को ऐसे डिफाइन करते हैं। इमेजिनेशन इज द क्रिएटिव फैकल्टी, और इसमें इमेजिनेशन जो है एक क्रिएटिव फैकल्टी की तरह रोल प्ले करता है। फैंसी मेयरली एसोसिएटिव एंड डेकोरेटिव। फैंसी उसको बस सजाने धजाने का काम करता है। तो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग पोइट्री, इमेजिनेशन एंड फैंसी। Then he says that imagination is the power of depicting and fancy of yokking and combining. Imagination जो है वो आपको चीजें डिपिक्ट करके बताता है, दिखाता है। फैंसी आपको चीजों को कंबाइन करके दिखाता है, जो आइडिया ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा है और आपका जो माइंड में है एक, उसको दिखाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। लेकिन अगर एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन पढ़ना है बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी, देन वी नीड टू रीड सैमुअल टेलर कॉलरिज। वो ज्यादा बेटर डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस इन हिज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया। विलियम वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। इस थ्योरी के लिए ये बहुत फेमस है। पोएटिक डिक्शन के बारे में सबसे पहली बार एरिस्टोटल बात करते हैं, एंड वो रेफर करते हैं टू द स्टाइल ऑफ राइटिंग इन पोइट्री। पोइटिक डिक्शन का यही मतलब है। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं टू अवॉइड अनयूजुअल वर्ड। आप अपने पोइट्री में स्ट्रेंज वर्ड्स का यूज मत करिए, नॉर्मल वर्ड्स रखिए जो आदमियों को समझ में आए। सर्टेन एडमिक्सचर ऑफ अनफेमिलियर टर्म इज नेसेसरी, लेकिन आप कुछ फेमिलियर टर्म्स के साथ अनफेमिलियर टर्म्स भी दीजिए, नेसेसरी है। लैंग्वेज आप मैन टू मैन लैंग्वेज रखिए, दैट इज कॉलिक्वल लैंग्वेज, क्योंकि एक फ्री फ्लोइंग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, इजी होना चाहिए पढ़ने में। Then neoclassical poets advocated that language of poetry was differ from the language of prose, whereas Wordsworth declared there is no difference. लेकिन डिफरेंस है, हमें बाद में कॉलरिज भी बताएंगे। Wordsworth proposed language of poetry must be near to the language of men. He says poet is man speaking to men, so he must use the language of real men and not decorate his language, make tough for men कि सब कोई नहीं पढ़ पाए पोइट्री। ये इसके बारे में पूरा बात करते हैं। And quoting John Milton's Paradise Lost, he says that there is no difference between poetry and prose. इनके बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में इतना ही हमें पढ़ना है। The next writer is Samuel Taylor Coleridge.
सैमुअल टेलर कोलरिज ने भी इनका जो वर्क है उसमें पोइट्री कंट्रीब्यूशन किया है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस में, बट बाद में सैमुअल टेलर कोलरिज वर्ड्सवर्थ से डिफर करते हैं और ये अपना एक वर्क लिखते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें ये इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं और फैंसी के बारे में बात करते हैं. He describes that imagination is of two types, primary imagination and secondary imagination. प्राइमरी इमेजिनेशन के लिए ये बोलते हैं दैट इट इज नेसेसरी इमेजिनेशन, ये सबके पास होता है, यूनिवर्सल है, पोजेस्ड बाय ऑल. इसमें कोई मिस्टीरियस पावर ऐसा हिडन नहीं है, लेकिन आप जब इस इमेजिनेशन को यूज करके कुछ लिखते हो तो आप कुछ आइडियाज ही, मीनिंग्स ही निकाल पाते हो. ये एक लिविंग पावर है एंड प्राइम एजेंट इन परसेप्शन. सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए ये कहते हैं दैट इट इज द एको ऑफ द फर्स्ट. ये पहले के जैसा ही है, प्राइमरी इमेजिनेशन जैसा ही है, लेकिन इसमें पोइटिक विजन एग्जिस्ट करता है. ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के पास होता है. मैजिकल पावर है इसमें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री, दिस ट्री इज ब्यूटिफुल टू यू, दैट इज योर प्राइमरी इमेजिनेशन. अब इस ट्री से किसी का पूरा लाइफ लेसन जुड़ा हुआ है. ये ट्री उसको एज अ मदर दिख रहा है, या फिर ये ट्री से कुछ इंस्पिरेशन हो रहा है. दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन, समथिंग बियॉन्ड. फैंसी के लिए कहते हैं दैट फैंसी इज जस्ट ओनली मेमोरी inferior to imagination which is creative and it only combines things into different shapes. आप फैंसी का यूज करके अपने इमेजिनेशन को एक क्रिएटिव आइडिया प्रोवाइड करते हो. कॉलरिज ने कुछ टर्म्स कॉइन किए हैं लाइक विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो वर्ड है हमारा, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है. डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको इस तरह के पॉइंट्स दिखेंगे. हु कॉइन द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. इसका मतलब क्या होता है? ये वो मोमेंट होता है जब ऑडियंस वॉलेंटरली डिसीजन बनाते हैं to temporarily set aside their critical faculties to accept unrealistic or impossible elements. यानी कि for the moment वो उस चीज को for the sake of enjoyment उस चीज को वो ट्रूथ मानने लगते हैं, रियलिटी मानने लगते हैं. जैसे कि जब आप इनका कुबला खान पढ़ोगे कोलरिज का, तो वहां पे जो डोम के बारे में बात हो रहा है, केव्स के बारे में बात हो रहा है, फॉर द मोमेंट यू विल कंसिडर इट ट्रू कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है. दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. द नेक्स्ट टर्म ही कॉइन्स इज पोइटिक फेथ. पोइटिक फेथ भी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का ही पार्ट है. यहाँ पे भी रीडर की एबिलिटी पे ही बात किया जाता है, जो चीजों को, फिक्शन की चीजों को ट्रुथ मान लेते हैं. दैट इज पोइटिक फेथ. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट राइटर पीबी शेले. पीबी शेले को बहुत डेप्थ में हमें क्रिटिकल में नहीं पढ़ना है. इनका एक वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री विच यू नीड टू रीड. इसमें ये इट इज रिटन एज द रिस्पॉन्स टू थॉमस लव पिकॉक्स 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जिसमें थॉमस लव पिकॉक हमें 4 एजेस के बारे में बताते हैं. आयरन एज विच इज द एज ऑफ ओल्ड वॉरियर्स, गोल्ड एज विच इज द एज ऑफ नोबलिस्ट, सिल्वर एज जिसमें आर्टिफिशियल और इमिटेटिव वर्क्स मिलते हैं हमें, एंड ब्रास एज इज द एज ऑफ डिके. तो पीबी शेले इसके रिप्लाई में लिखते हैं डिफेंस ऑफ पोइट्री. आपको फिलिप सिडनी भी मिलेंगे. उनका जो वर्क है वो अलग है. नेम आपको थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, लेकिन दोनों अलग है. पीबी शेले इस वर्क में रीजन और इमेजिनेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं और पोइट्री का पर्पस बताते हैं टू बोथ प्लेजर एंड इंस्ट्रक्ट. The last writer that we are going to deal today is John Keats. इन्होंने टर्म कॉइन किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी इन अ लेटर टू जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स. और ये नेगेटिव कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें शेक्सपियर का एग्जाम्पल देते हैं. नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या? नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी कंफर्टेबल विथ अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री एंड डाउट विदाउट इरिटेबल रीचिंग फॉर फैक्ट्स एंड रीजन. आप किसी चीज के साथ, अनसर्टन चीजों के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, आप उसके पीछे का फैक्ट और रीजन जानना ही नहीं चाहते हो.
It is the capacity for an artist or a reader to embrace the ambiguity. आप इसमें ambiguous नेचर को enjoy करते हो कि ये as it is है, and multiple interpretation instead of seeking a single logical explanation. आप इसमें किसी भी चीज का एक सिंगल मीनिंग नहीं समझना चाहते हो कि आपको वही मीनिंग समझना है, नहीं, आप फ्री फ्लोइंग हो जाते हो इसमें, आप यू लेट योर माइंड शेप, आप इसमें अपने माइंड को शेप करने का फ्रीडम दे देते हो, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आप इसमें एक्सेप्ट करते हो. दिस कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल इन आर्ट, लीडरशिप एंड थेरेपी फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी. इससे क्रिएटिविटी आता है. सो इसके बारे में ये बात करते हैं. द नेक्स्ट टर्म दैट इज इंपॉर्टेंट इज द इगोइस्टिकल सबलाइन. इगोइस्टिकल सबलाइन जो है इन्होंने वर्ड्सवर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए दिया था. सो ये जो है ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को इस टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, वेयर द पोएट्स ओन सेल्फ एंड इमेजिनेशन आर एट द सेंटर ऑफ द वर्क. जहां पे पोएट अपना खुद का इमेजिनेशन, अपना खुद का एक्सपीरियंस अपने वर्क का सेंट्रल थीम बना देता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ नेचर को बना देते हैं बार बार. दैट इज इगोइस्टिकल सबलाइन. सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इन सब राइटर से देखने को मिलता है. इनको बहुत डेप्थ में नहीं रीड करना है, सिर्फ ये सब टर्म्स जो है ये सब ध्यान रखना है आपको. ये टर्म का क्या मीनिंग है ये सब ध्यान रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी इज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज बेसिकली जो हमारे स्टार्टिंग के राइटर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. उसके बाद हमारे पास विक्टोरियन एज आता है आफ्टर कंप्लीटिंग द रोमांटिक एज. रोमांटिक एज में इतने ही राइटर्स हमें पढ़ने हैं. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स आवर विक्टोरियन एज इन आवर नेक्स्ट सेशन. तब तक आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है. इफ यू विल हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, आई विल रिप्लाई टू दैट. आपके कोई क्वेरीज को वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा. That's it for today. Subscribe to my channel, share the video as much as you can. Thank you for staying connected. Have a lovely day, learners.